नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो पैटर्न है उस पर आधारित हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास। दोस्तों आज हमारी राजस्थान इतिहास की क्लास नंबर 7 रहेगी और आज हम देखेंगे मेवाड़ रियासत। दोस्तों मेवाड़ रियासत के अंदर गुहिल और सिसोदिया वंश ने शासन किया। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी गुहिल वंश की। दोस्तों गुहिल वंश संपूर्ण का संपूर्ण यहां पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अभी तक जो क्लास 6 हुई है हमारी राजस्थान इतिहास की एनसीईआरटी और आरबीएससी के पैटर्न पर है। और मित्रों अभी बोल रहा हूं आपको, जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो तो रेगुलर क्लास से ले रहे हैं और जो आपके साथी और तैयारी कर रहे हैं उनके पास लिंक शेयर कर दें। कारण यह है कि एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो पैटर्न है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। दोस्तों तो क्लास 6 है वो आपको राजस्थान इतिहास एनसीईआरटी और आरबीएससी के पैटर्न पर इस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप सभी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। अदर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों रही बात इन नोट्सों की, सभी मित्रों के मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत मैसेज भी मिले मेरे को। तो मित्रों हमारी ऐप है राजस्थान इतिहास कंप्लीट होते ही संपूर्ण ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध होगा, ऐप के अंदर स्टोर में आपको मिल जाएगा। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज हम गुहिल वंश को। दोस्तों गुहिल या सिसोदिया राजवंश का जो इतिहास है वो हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम गुहिल वंश है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जो मेवाड़ है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए मेवाड़ महाभारत काल, प्राचीन नाम, क्षेत्र और प्रारंभ में शासक। एक एक जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपकी बुक में दी गई है वो शॉर्ट के अंदर यहां पर मिलती है। मित्रों महाभारत काल की बात करें तो यहां पर था सीवी जनपद, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका या नगरी। कहां पर? चित्तौड़गढ़। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है ना नगरी, सभ्यता पढ़ते हैं ना हम, वो सीवी जनपद। दोस्तों महाभारत काल में यहां पर प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो उदयपुर का मेदपाट या प्रागवाट नाम है। दोस्तों क्षेत्र के अंदर चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद का क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आता है। और प्रारंभ में जो यहाँ पे शासक थे वो मौर्य शासक थे, यानी मौर्य वंश ने यहाँ पे शासन किया है। तो एक बार फिर देख ले, महाभारत काल में यहाँ पर सीवी जनपद था जिसकी राजधानी माध्यमिका या नगरी थी। मेवाड़ की बात करें तो पुराना नाम था मेदपाट यानी प्रागवाट, किसका? उदयपुर का। क्षेत्र में अभी वर्तमान का चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, ये क्षेत्र आता है। और प्रारंभ में यहाँ पे जिसका शासन था वो थे मौर्य। दोस्तों आगे चलते हैं मित्रों, यहाँ से आप सभी को एक मैं जानकारी दे दूं। जो गुहिल वंश की हम जब बात करते हैं, दोस्तों गुहिल वंश की हम बात करते हैं, गुहिल वंशों का सबसे पहले शासन कहाँ पर था? सीधा क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्र में गुहिल वंश ने सबसे पहले शासन कहाँ पर किया था? अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी यहाँ पे मेवाड़ करते हैं, लेकिन याद आपको जरूर रखना है, आपने जयपुर के नजदीक एक चाकसू कस्बा है ना मित्रों, चाकसू कस्बा, यहां पर सबसे पहले किनका था? दोस्तों गुहिलों का था। यहाँ पे गुहिल है, उन्होंने गोड़ों, अरब आक्रमणकारी थे, उनको परास्त करके एक विशाल साम्राज्य है वो स्थापित किया था चाकसू में। मित्रों यहां से देखिए, चाकसू का अगर पुराना नाम हम देखें तो क्या नाम है? चाटसू। पुरानी जो इतिहास हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे चाकसू का पुराना नाम चाटसू मिलता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे जो गुहिल वंश है इसका शासन खत्म कैसे हुआ? क्योंकि जो चौहान साम्राज्य है उसने गुहिलों को परास्त किया, गुहिलों को हरा दिया और बाद में गुहिलों ने चौहानों की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों अब हमें एक गुहिल वंश के बारे में जानकारी, विश्व की अगर हम सर्वाधिक लंबे समय की बात करते हैं कि किसने शासन किया तो उसके अंदर हमारा गुहिल और सिसोदिया राजवंश है, यह आता है सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने में। दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं गुहिल वंश की। दोस्तों एक एक जानकारी आपको इस प्रकार दी जाएगी जिससे आप अच्छी तैयारी अपनी कर सके। देखिए गुहिल वंश, रियासत है गुहिल वंश की मेवाड़। 2 शाखाएं हैं गुहिल की, एक है रावल शाखा, एक है राणा शाखा। ये कहाँ पर विभाजित होंगे वो जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे शासकों के बारे में तो आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों कुलदेवी है गुहिल वंश की, वो है बाणमाता। कुलदेवता है एकलिंग जी महाराज। और वंशज की बात की जाए तो इन्हें रघुवंशी माना जाता है। दोस्तों गुहिल वंश का एक वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म रो तिहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म रो तिहि राखे करतार। दोस्तों अब बात करते हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में। देखिए गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में,
कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि वल्लभी नगर साम्राज्य यानी गुजरात के अंदर वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य के क्या ये वंशज है। और इसी के अकॉर्डिंग नीचे हम पढ़ेंगे अभी कि शिलादित्य के कैसे वंशज है दोस्तों। डॉक्टर जी.एच. ओझा है वो कहते हैं कि ये सूर्यवंशी है, यानी कि सूर्यवंशी माना है जी.एच. ओझा ने। अबुल फैजल ने क्या कहा है कि ईरान के शासक नौशेखा आदिल की क्या है गुइल संतान है दोस्तों। ये किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। तो ये उत्पत्ति है गुइलों की। तीन जो हमारे हैं विद्वान उनके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओझा और अबुल फजल के अनुसार। अब देखिए मित्रों, जो जानकारी कर्नल टोड ने दी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुइलों की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। देवादित्य की पुत्री थी सौभागा देवी, जो आराधना करती थी सूर्य, और बीज मंत्र से उनको पुत्र प्राप्त हुआ था शिलादित्य दोस्तों, जो कहाँ का था? वल्लभी गुजरात का शासक था दोस्तों। अब देखिए शिलादित्य ने शादी किससे की है? पुष्पावती से। पुष्पावती है जो आबू के परमारु की क्या है? राजकुमारी। और पुष्पावती और शिलादित्य के जो पुत्र होता है वो है गुइलादित्य, जो गुइल वंश का क्या है? संस्थापक। आराम से समझ ले, आराम से, यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखी गई है। देखिए वापस बोल रहा हूं मैं एक बार, ध्यान से इस चीज को देख ले। देवादित्य की पुत्री थी सौभागा देवी, देवादित्य की, जो आराधना किसकी करती थी? सूर्य की। और सूर्य की आराधना की वजह से बीज मंत्र, सूर्य ने प्रसन्न होकर बीज मंत्र के रूप में पुत्र रूप में संतान दी, जिनका नाम था शिलादित्य दोस्तों। शिलादित्य कहाँ के शासक बने? वल्लभी के शासक थे। शिलादित्य कहाँ के थे? वल्लभी के शासक थे दोस्तों। शिलादित्य ने शादी कर ली पुष्पावती से, जो आबू परमार की क्या थी? राजकुमारी। पुष्पावती और शिलादित्य के जो पुत्र होता है वो है गुइलादित्य, और गुइलादित्य ही गुइल वंश का क्या है? संस्थापक। गुइल वंश का क्या है? ये संस्थापक है दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से आपका गुइल वंश है जो शुरू होता है दोस्तों। अब देखिए संस्थापक है गुइलादित्य, तो गुइलादित्य के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। गुइलादित्य, पिता शिलादित्य जो गुजरात के अंदर वल्लभी के शासक, माता है पुष्पावती, पालन पोषण किसने किया है? कमलावती, वीरनगर की ब्राह्मणी थी ये, कमलावती थी, वीरनगर की ब्राह्मणी थी ये, जिन्होंने गुइलादित्य का पालन पोषण किया। गुइलादित्य ने गुइल वंश का संस्थापक है, और 566 ईस्वी में इन्होंने गुइल वंश की क्या रखी है? नींव रखी है दोस्तों। राज्याभिषेक उदरी गांव के भील सरदार द्वारा, उदरी गांव है उसके भील सरदार के द्वारा गुइलादित्य का क्या किया गया है? राज्याभिषेक किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आपका बन रहा है वो यही कि गुइल वंश का संस्थापक और गुइल वंश का संस्थापक गुइलादित्य ने गुइल वंश की नींव कब रखी? ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों। तो गुइल वंश की नींव गुहिलादित्य, गुहादित्य भी मिलता है, गुइलादित्य भी मिलता है, बहुत जगह गुहिल भी मिलता है दोस्तों। तो 566 में रखी, और जो आनंदपुर के क्या थे? अंतिम शासक थे आनंदपुर वल्लभी के शिलादित्य, उनके क्या थे? पुत्र थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि गुइलादित्य, यानी या हम सीधा ये बोल दें कि गुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? ये क्वेश्चन अच्छा बन रहा है ना, गुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा आपके नागदा। कहाँ पर थी दोस्तों? नागदा थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए रहेगा। अब देखिए गुइल वंश के शासक इनके बाद है जो इंपॉर्टेंट है नहीं और जानकारी दी नहीं गई है। इनके बाद इनका 8वां वंशज है नागादित्य, नागादित्य दोस्तों, ये शासक बनता है। अब देखिए भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया, जो भील समुदाय है उसके साथ नागादित्य ने क्या किया? नागादित्य ने किया दुर्व्यवहार। तो भीलों के द्वारा इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और जो इडर का राज्य था, इडर के शासक थे, और इडर का राज्य है वो भीलों ने छीन लिया। किन्होंने? भीलों ने इनसे छीन लिया दोस्तों। अब जब इनकी हत्या की गई तब इनके पुत्र थे नागादित्य के बप्पा रावल दोस्तों, जो मात्र 3 वर्ष के थे समय। उस समय वो कितने वर्ष के थे? 3 वर्ष के थे दोस्तों। अब यहां से देखिए आपके सामने नाम आया बप्पा रावल। आगे पूरी जानकारी लेंगे हम। 2 चीज़ है, एक तो बप्पा नाम आया और दूसरा आया रावल दोस्तों। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था?
ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है। मूल नाम क्या था? कालभोज। मूल नाम क्या था? कालभोज था। जबकि बप्पा है ना, ये बप्पा, ये क्या थी? उपाधि। बप्पा क्या थी? इनकी उपाधि थी दोस्तों। तो यहां से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम बप्पा राउल के बारे में बात करते हैं। बप्पा राउल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो बप्पा राउल दोस्तों, बप्पा राउल 734 में ये शासक बनते हैं और 753 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है? शासन किया है दोस्तों। देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक। एक तो हम पहले बात कर रहे हैं, हमने पहले देख लिया है कि मेवाड़ का संस्थापक, गोइल वंश का संस्थापक, वो तो गुआदित्य या गोइलादित्य हैं। गोइल वंश की नींव उन्होंने रखी दोस्तों। लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात आती है तो वहां पर आपको बप्पा राउल यानी कालभोज को करना है दोस्तों। एक यहां पे हम गोइल की बात कर रहे हैं या उदयपुर या मेवाड़ की बात करते हैं। तो देखिए उदयपुर में जो महाराणा है उनको भारत के इतिहास में हिंदुआ सूरज कहते हैं। हिंदुआ सूरज कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिंदुआ सूरज इनको कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए बप्पा राउल ने जो मेवाड़ राज्य प्राप्त किया है वो किसके आशीर्वाद से? अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से। अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य है वो प्राप्त किया दोस्तों। 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार किया। 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य भी बहुत जगह नाम मिलता है इनका, उनको पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राजधानी किसको बना दिया है? नागदा उदयपुर को। और नागदा के अंदर सास बहू का जो मंदिर है, सरसबाहु मंदिर, उसका निर्माण भी बप्पा राउल ने करवाया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जो आपसे पूछी भी जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा बप्पा राउल ने सोने के भी सिक्के भी चलाए थे दोस्तों। इनके अलावा देखिए एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के 115 ग्रेन किसने चलाए? बप्पा राउल कालभोज ने दोस्तों। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बप्पा राउल से रिलेटेड, कालभोज से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। देखिए पहला कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बप्पा राउल, पहला क्वेश्चन हो गया मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि बप्पा राउल ने किसके आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। तीसरा, बप्पा रावल ने जो मान मौर्य है उनको कब पराजित किया। बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाया। बप्पा रावल ने इनमें से किसका निर्माण कराया? तो 2 मंदिर है। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए, वो कौन से ग्रेन के थे? 115 ग्रेन के। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब बात करते हैं बप्पा की उपाधियों की दोस्तों। तो बप्पा की उपाधियों में देखिए हिंदू सूरज, चकवे और राजगुरु, ये उपाधियां किनको प्राप्त थी मित्रों? बप्पा राउल की उपाधियां। ये सीवी वेदे ने बप्पा राउल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। नगर रावलपिंडी यानी पाकिस्तान, बप्पा की सैनिक टुकड़ी, एक रावलपिंडी है ना पाकिस्तान में, वहां पर रहती थी दोस्तों। हारित ऋषि ने कालभोज को बप्पा की उपाधि दी। तो मैंने पहले बताया था ना आपको कि बप्पा जो है उपाधि है ये किसने दी है? हारित ऋषि ने, ये इनके गुरु थे हारित ऋषि, जिन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इनके बाद शासक तो बनते गए, लेकिन एक शासक आते हैं, इंपॉर्टेंट शासक जो आते हैं अलट या आलू रावल। अलट या आलू रावल दोस्तों। अलट, आलू रावल या अलन भी इनका बहुत जगह नाम मिलता है। देखिए इनकी राजधानी थी आड़। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की, जो हम वर्तमान में जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ये नौकरशाही है, इसकी शुरुआत की थी अलट ने दोस्तों। पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आहड़ आ जाती है राजधानी नागदा से। अब देखिए नौकरशाही के अंदर इन्होंने 2 सिस्टम रखा, एक तो रखा मुख्यमंत्री का और एक रखा आय व्यय का लेखा जोखा। आय व्यय का लेखा जोखा है उसको क्या कहा जाता था? अक्ष पटालाधीश दोस्तों। और जो मुख्यमंत्री है उसको अमात्य कहते थे दोस्तों। अब देखिए विवाह की अगर हम बात करें अल्लट की, तो अल्लट ने विवाह किया हरिया देवी से, जो क्या थी? हूण राजकुमारी थी और राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह ये। अल्लट ने विवाह किया था हूण राजकुमारी हरिया देवी से, और ये क्या था? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। समझ गए आप यहां से?
अब देखिए अल्लट ने निर्माण कराया वराह मंदिर का आहाड़ उदयपुर के अंदर। आहाड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? अल्लट ने करवाया है दोस्तों। तो अल्लट भी यहाँ से आपके समझ में आ गया है। अल्लट से हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो शासक बनते हैं हमारे शक्ति कुमार। कौन शासक बने हैं? शक्ति कुमार। अब देखिए शक्ति कुमार, शक्ति कुमार यहाँ पे मालवा के शासक मुंज ने, यहाँ पे आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख दूं मालवा। मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर कर लिया अधिकार दोस्तों। कब? शक्ति कुमार के शासन में। इंपॉर्टेंट, शक्ति कुमार की यहाँ पे क्या हो जाती है? हार हो जाती है दोस्तों। जो मुंज है ये परमार शासक था और वंशज किसका था? भोज परमार का दोस्तों। इसने चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है। मुंज ने चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका निर्माण करवाया दोस्तों। यह था शक्ति कुमार। शक्ति कुमार से हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे जो शासक बनते हैं 1158 ईस्वी में, वो बनते हैं रण सिंह दोस्तों। अब यहां से ही आपकी दो शाखाएं, जो गुहिली वंश की हम पढ़ रहे थे, वो दो शाखाएं यहां से प्रारंभ होगी। रण सिंह दोस्तों, इनको रण सिंह भी कहा जाता है, करण सिंह भी इनको कहा जाता है। रण सिंह 1158 से 1168 गोयल वंश का यहाँ पे हो जाता है बंटवारा दोस्तों। दो शाखाएं यहाँ पे देखिए, इनके दो पुत्र थे, एक था छेम सिंह, एक था छेम सिंह, छेतर सिंह, अलग अलग नाम मिलते हैं दोस्तों इनके। छेतर सिंह भी मिलते हैं, छेम सिंह भी मिलता है, जेतर सिंह भी मिलता है, अलग अलग नाम मिलते हैं। और दूसरा जो इनका शासक था वो था राहप। राहप यहाँ पे छेम सिंह बहुत किताबों में या ग्रंथों में मिलता है, छेम सिंह याद रख लो, या जेतर सिंह भी आप रख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, या महाप भी रख सकते हो। अब देखिए छेम सिंह है, इसकी रावल शाखा है जिसने मेवाड़ पर शासन किया, और जो राहप है ये राणा शाखा थी जिसमें सिसोदा गांव का क्या बनाया गया? इनको ठिकानेदार बनाया गया, सिसोदा गांव के ठिकानेदार बनाया गया दोस्तों। तो यहाँ से जो दो शाखाएं बटी है वो आपको समझ में आ गई होली। रावल शाखा है जो मेवाड़ का शासन करेगी, और जो राणा शाखा है, रावल और राणा, राणा है जो सिसोदा गांव है, सिसोद गांव है, उनका क्या बनाया गया? इनको जागीरदार ठिकानेदार इनको बनाया गया दोस्तों। अब देखिए यहां से हम अध्ययन करेंगे रावल सेम सिंह, क्योंकि शासक तो यही बने। तो अब हमारे जो अगले शासक आते हैं गोयल वंश में, वो आते हैं रावल शेम सिंह, रावल शाखा के थे। अब देखिए रावल शाखा के सेम सिंह, रावल शाखा में इनके दो पुत्र थे, एक रावल सामंत सिंह, दूसरा था रावल कुमार सिंह दोस्तों। अब यहां से जो ग्राफ बना हुआ है इससे आप समझिएगा, इतने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रावल सामंत सिंह बनते हैं शासक। कीर्तिपाल चौहान जो कहाँ के हैं? नाडोल के शासक है, जो कहाँ के हैं? नाडोल के शासक है। वो क्या करते थे? प्रेम करते थे पृथ्वीबाई से, जो पृथ्वीराज द्वितीय की क्या थी? बहन थी दोस्तों। लेकिन पृथ्वीबाई का विवाह किसके साथ हो गया? रावल सामंत सिंह के साथ विवाह हो गया। तो इससे हो गए नाराज कीर्तिपाल, प्यार में हो गया पागल, और कीर्तिपाल ने अटैक किस पर कर दिया? रावल सामंत सिंह पर अटैक कर दिया। और यहां पर कीर्तिपाल चौहान है जो क्या हो जाते हैं? विजय, यानी मेवाड़ पर कर लेते हैं ये अधिकार दोस्तों। तो मेवाड़ पर अधिकार होता है तो रावल सामंत सिंह है ये वांगड़ चले गए। कहां चले गए? वांगड़। और 1178 में गोयल वंश की स्थापना वागड़ के अंदर इन्होंने की दोस्तों। लेकिन बदला तो आपको पता है, बदला तो जरूर लिया जाएगा। अब बदला कौन लेता है? दूसरा भाई, रावल सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल पर कर दिया अटैक और मेवाड़ पर क्या कर लिया? पुनः अधिकार दोस्तों। तो आ गया यहां से जो रावल शाखा का पहला शासक शेम सिंह बनता है, उसके दो पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह हार जाता है कीर्तिपाल चौहान से, लेकिन कुमार सिंह है ये वापस मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। इसके बाद जो नए शासक बनते हैं, अगले शासक बनते हैं, वो बनते हैं जेतर सिंह दोस्तों। यहां से बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है। जेतर सिंह नाडोल पर आक्रमण किया। नाडोल का शासक कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह की पोती थी रूपा देवी, और रूपा देवी का विवाह हुआ तेज सिंह के, जो किसका पुत्र था? जेतर सिंह का पुत्र था। यहां से समझने का प्रयास कीजिए, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब क्या है? यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर ये देखिए, यहां पर देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात 1213 में आ गए ना हम। 734 से लेकर, एक क्वेश्चन पहले बता दूं, 1213 तक
जो मेवाड़ की राजधानी रही है वो रही है आहाड़। कौन रही है दोस्तों? आहाड़ राजधानी रही है। इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए 1253 से लेकर 1213 से लेकर 1250 के बीच जेतर सिंह है मेवाड़ का राजा बना और इसने मेवाड़ की राजधानी कहां पर ले गया? वापस नागदा मेवाड़ की ये राजधानी लेकर चला गया दोस्तों। अब यहां से आपको जो चीज है वो आराम से समझनी है, आराम से ही आपके क्या आने वाली है? समझ में आने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए जेतर सिंह शासक बनता है, बनते ही नाडोल पर कर दिया आक्रमण। नाडोल का शासक कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह की पोती थी रूपा देवी, यानी उदय सिंह ने क्या करना चाहा कि समझौता कर लेते हैं, युद्ध से अच्छा होगा। तो उदय सिंह ने अपनी पोती थी रूपा देवी जिसका विवाह कर दिया तेज सिंह। तेज सिंह है जेतर सिंह का पुत्र। जेतर सिंह का क्या है? ये पुत्र है दोस्तों। तो रूपा देवी और तेज सिंह के मध्य क्या हो जाता है? विवाह, जिससे नाडोल और जेतर सिंह के मध्य क्या हो? अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। लेकिन अभी दिल्ली तो बाकी है ना मित्रों। यहां पर हो जाता है बुताला का युद्ध 1222 से लेकर 1227 में दोस्तों। दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश। अब देखिए मित्रों, इल्तुतमिश है उसने आक्रमण कर दिया। कहां पर? नागदा पर। कहां पर कर दिया? नागदा पर उन्होंने आक्रमण कर दिया दोस्तों। अब देखिए आराम से समझना, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां से समझ में आने वाली है। इल्तुतमिश ने नागदा पर किया अटैक, यानी जेतर सिंह पर अटैक किया। जेतर सिंह के सेनापति कौन है? मदन व बादल। मदन व बादल दोस्तों। इल्तुतमिश ने भागती सेना ने नागदा को लूटा था। इल्तुतमिश भागती सेना ने नागदा को लूटा था, इल्तुतमिश की सेना ने दोस्तों। यहां पे देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया? जो नागदा था ना दोस्तों, जो आहाड़ था उसको जला दिया, नागदा को जला दिया। तो अब इसके बाद जेतर सिंह कहां जाएंगे? जेतर सिंह वहां से निकले और चले गए चित्तौड़। कहां पर चले गए? चित्तौड़ चले गए दोस्तों। अपनी आड़ न बनाकर वो कहां चले गए? चित्तौड़ ले गए राजधानी को। और चित्तौड़ के अंदर जो राजधानी है वो नई राजधानी कहां पर बना ली इन्होंने? चित्तौड़ बना ली। शायद समझ में आ गया होगा। इल्तुतमिश ने जेतर सिंह पर अटैक किया, जेतर सिंह हारते हुए और इल्तुतमिश की भागती हुई सेना है उसने नागदा को लूट लिया। अब नागदा से निकला जेतर सिंह ने कहां पर? और नागदा को ये मानो कि नागदा है उस पर आक्रमण किया और नागदा को जलाकर राख भी कर दिया था इल्तुतमिश ने। तो वहां से जेतर सिंह रहेगा कहाँ? तो वहां से वो निकल गया। निकल कर जाए कहाँ? गया वो आगे आहाड़ में, तो वो रुका नहीं और आगे सीधा ही कहाँ चला गया? चित्तौड़ चला गया दोस्तों। अब देखिए चित्तौड़ तो ये चला गया, लेकिन नसीरुद्दौला महमूद का आक्रमण 1248 में चित्तौड़ पर हुआ, जो क्या रहा? असफल रहा। जो क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेतर सिंह का काल है, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार हम बात करते हैं तो मध्यकालीन मेवाड़ के अंदर अगर शासन कालों की बात करें तो स्वर्ण काल इसको कहा जाता है दोस्तों। ये थे हमारे जेतर सिंह। जेतर सिंह के बाद अगले शासक जो बनते हैं वो बनते हैं तेज सिंह दोस्तों। तेज सिंह 1253 से लेकर 1267 ईस्वी से 1267 ईस्वी तक दोस्तों। इनको उपाधि दी गई परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की। गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ 1253-54 में, जो क्या रहा? असफल रहा। इनकी पत्नी जेतल देवी थी, जेतल देवी दोस्तों, जिसने निर्माण करवाया था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का चित्तौड़ के अंदर। तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ हुआ, जिसका चित्रकार था कमलचंद्र, और समय की बात की जाए तो 1260 ईस्वी। बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा यहां से, ध्यान से देख लीजिए एक बार आप। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जब हम चित्रकला पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज हमारे सबसे पहले आती है। स्कूल्स की ओर हम बढ़ते हैं जैसे ही, तो इसका जो चित्रण हुआ है वो तेज सिंह के समय हुआ दोस्तों। तेज सिंह के समय दोस्तों, आ गया समझ में आपके? ये था तेज सिंह 1267 में हो जाता है खत्म। उसके बाद शासक बनते हैं समर सिंह दोस्तों। अब देखिए समर सिंह 1267 से लेकर 1302 तक रहता है शासक। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक यानी बाबरू शिलालेख, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात अभियान पर गई तो उससे इन्होंने क्या किया था? समर सिंह ने कर वसूला था दोस्तों। जैन विद्वान
रतन परबसुरी व पार्श्वनाथ इस यहाँ पे रहते थे। अब देखिए समर सिंह के दो पुत्र थे, एक था कुंभकर्ण और दूसरा था रतन सिंह। अब बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि नेपाल में भी गोइल वंश है, तो वो नेपाल में गोइल वंश अब जाने वाला है। आप बने रहे, टकटकी लगा के देखते रहे। समर सिंह के दो पुत्रों में से जो कुंभकर्ण है ये तो चला गया इंडिया से बाहर, विदेश में ही अपना वंश लेकर। कहाँ पर? नेपाल में गोइल वंश की स्थापना कुंभकर्ण ने कर दी। दूसरा शासक था रतन सिंह। ये मान के चलो कि गोइल वंश में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो कहाँ से बनता है? रतन सिंह से ही बनता है, क्योंकि पद्मिनी इन्हीं की पत्नी थी दोस्तों। रतन सिंह बनता है चित्तौड़ का शासक दोस्तों। रतन सिंह कहाँ का बना है? चित्तौड़ का शासक बना है। अब चलिए मित्रों, अब देखते हैं रतन सिंह के बारे में, और यहां से एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों। रावल रतन सिंह 1302 1303 के मध्य क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको जानकारी यहां पर मिल जाएगी। रावल शाखा के ये थे अंतिम शासक। रावल शाखा के ये क्या है? अंतिम शासक है दोस्तों। देखिए यहां पे हमें रावल रतन सिंह के बारे में जो जानकारी मिलती है वो देखिए। पद्मावत ग्रंथ जो मलिक मोहम्मद जायसी का है, अवधी भाषा में है और 1540 ईस्वी में लिखा गया है। खजाइन उल फुतू जो अमीर खुसरू का है, इन दोनों से हमें रावल रतन सिंह के शासनकाल की पद्मिनी के बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। अब देखिए पत्नी कौन? पद्मिनी सिंहल द्वीप की थी राजकुमारी। इनके अलावा नागमती भी थी दोस्तों। इनके पद्मिनी के पिता थे गंधर्वसेन, माता थी चंपावती, भाई था बादल, चाचा था गोरा और प्रिय तोता था हीरामन तोता। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भाई बादल, चाचा गोरा और प्रिय तोता हीरामन तोता। ये हीरामन तोता है ना दोस्तों, इसी के द्वारा जानकारी मिली थी रावल रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता की। याद रख लेना, इसी तोता के द्वारा पद्मिनी की जानकारी है वो मिली थी रतन सिंह को। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये जो पद्मिनी है ये सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन थे। राजा गंधर्वसेन उनकी क्या थी? पुत्री थी दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए रह सकती है। रतन सिंह को पद्मिनी के जो विषय में है वो मैंने बता दिया कि गंधर्वसेन के एक पालतू तोता था हीरामन, उसने बताया था। समझ में आ गया यहाँ पे? रतन सिंह ने ये तोता कहाँ से खरीदा? बात तो ये भी हो जाती है ना, ये गंधर्वसेन का था तोता तो, लेकिन ये एक ब्राह्मण था जिससे रतन सिंह ने खरीदा था। दूसरी बात मित्रों, रतन सिंह लगभग 12 वर्ष तक सिंहल द्वीप के अंदर एक योगी के वेश में रहा था दोस्तों। उसके बाद उसने पद्मिनी से क्या किया था? विवाह। ये कहती है जनश्रुति। अब देखिए मित्रों, यहां से रतन सिंह ने राघव चेतन तांत्रिक को दरबार से बाहर निकाला और वो कहाँ चला गया है? एके के पास। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया है। रतन सिंह है, उसने एक राघव चेतन था, तांत्रिक था, उसको बाहर निकाल दिया तो वो चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर पद्मिनी के शौर्य के बारे में राघव चेतन ने पूरा का पूरा बयान है वो रख दिया, सुंदरता के बारे में उसको बता दिया। अब देखिए जब सुंदरता को बता दिया तो अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने क्या कर दिया? चित्तौड़ पर आक्रमण। रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का सामरिक महत्व और पद्मिनी की सुंदरता, ये तीन मुख्य कारण हैं जो बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ या रतन सिंह पर आक्रमण करने के मुख्य कारण दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी आपको, देखिए वापस मैं ऊपर चल रहा हूं। ये देखिए पद्मिनी के भाई तो था बादल, चाचा था गोरा, इनके बारे में क्या जानकारी है अब निकल कर आएगी। हीरामन के बारे में तो हमें मिल गई, पर रतन सिंह को हीरामन तोता ने ही पद्मिनी की सुंदरता बताई थी। अब भाई और चाचा के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मित्रों, यहां पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अटैक कर दिया, आक्रमण किया 28 जनवरी 1303 को, घेरा डाले रखा 8 माह तक और अधिकार हो गया 26 अगस्त 1303 को। अब देखिए वहां पर होता क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जब घेरा डाला तो वो जीत नहीं पाया ना, तो उसने छल कपट से क्या कर लिया? रतन सिंह को कैद कर लिया। छल कपट खेली वहां पे और रतन सिंह को कैद कर लिया। अब रतन सिंह को कैद कर लिया तो वहां पे रतन सिंह का साला और साले का लड़का वो दो ही थे दोस्तों।
नहीं, एक तो साला और एक ससुर, गोरा और बादल। तो राजपूत सरदार थे गोरा व बादल, जो पद्मिनी के रिश्ते में क्या थे, चाचा और भाई लगते थे। तो इन्होंने क्या किया, पालकियों के अंदर दासियों का वेश धारण किया और राजपूत योद्धाओं को भेजकर रतन सिंह को वापस अलाउद्दीन से मुक्त करवा लिया दोस्तों। लेकिन युद्ध होता है 1303 में, घमासान युद्ध होता है, जिसमें रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा और बादल है, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, केसरियाँ। रतन सिंह, गोरा, बादल ये केसरियाँ करते हैं। इनके अलावा जो रानियाँ थी, वहाँ पर रानी थी पद्मिनी, उसके नेतृत्व में जो राजपूत रानियाँ हैं उन्होंने जोर कर लिया दोस्तों। अब देखिए, यह है आपके चित्तौड़ का प्रथम साका। कब हुआ, 1303 में। शासक था रतन सिंह, सेनापति गोरा व बादल थे दोस्तों। इन्होंने क्या कर लिया, केसरियाँ कर लिया। जौहर पद्मिनी के साथ 1600 महिलाओं के साथ पद्मिनी ने कर लिया जौहर, और आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो कुल मिलाकर जो चित्तौड़ का प्रथम साका है वो अलाउद्दीन खिलजी के अटैक 1303 के अंदर हुआ है। रतन सिंह शासक थे और रानी पद्मिनी थी दोस्तों। आ गया समझ में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताया है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद कर दिया दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हो गया है और नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद कर दिया। 1303 से 1326 पर चित्तौड़ पर अधिकार एक के, उसके बाद खिज्र खां, वह मालदेव सोनगरा, जिसको हम मूछा वाला मालदेव कहते हैं ना, उसका शासन यहाँ पर रहा। अब 1326 में क्या होता है, आगे आगे हम जैसे ही 1326 की ओर बढ़ते हैं तो 1326 के अंदर क्या होगा, जो सिसोदिया वंश है, जो सिसोदिया वंश है या राणा साका है, एक तो राहुल साका थी इतनी देर, तो अब राणा साका यानी सिसोदिया वंश, उसके हमीर देव सिसोदिया है, वो यहाँ पर शासक बनेंगे, जिसके बारे में जानकारी लेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तो सबसे पहले आप ये कमेंट करके बता दो आज की क्लास आपको कैसे लगी, कितना समझ में आया। नोट्स इसी प्रकार बना लेना, वीडियो आपने देख लिया तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक शेयर कर देना मित्रों, लाइक कर देना, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।